सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ। तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। एपेक मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बोल दो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2025। इस बार ये इसका 33वां संस्करण है। अभी 31 अक्टूबर से लेके 2025 तक यानी कि 2 दिनों तक चला था। ये कहां पर हुआ था? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के ग्योंगजू में। इसका जो लास्ट एडिशन था ना 2024 में जो हुआ था वो पेरू में हुआ था, और अब जो अगला वाला एडिशन होगा 2026 वाला वो चाइना में होगा, चाइना के शेंजेन में। तो ये एपेक करता क्या है? तो एक तो ये याद रखना है ये पैसिफिक रिम में 21 सदस्य देशों के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसकी शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय आपको मिलेगा सिंगापुर में। वैसे भारत इसका सदस्य नहीं है पर इसका ऑब्जर्वर कंट्री है, पर्यवेक्षक देश है। कौन? भारत। इसके अलावा कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी जो 51वां G7 समिट हुआ 2025 में, ये हुआ कनाडा में। 2025 का G20 समिट को होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, और अगले साल जो G20 समिट होगा वो मियामी अमेरिका में होगा। उसके अलावा भी 17वां ब्रिक्स समिट 2025 इसको होस्ट किया ब्राजील ने। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा भारत। क्वाड सदस्य देशों का जो इस साल समिट होगा वो इंडिया में होगा। और 46वां आसियान समिट अभी हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। और SCO समिट इस बार हुआ था तियानजिन चाइना में। और 2026 वाला जो 26वां एडिशन है वो बिश्केक किर्गिस्तान में होगा। 2027 वाला एडिशन पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा। नाटो समिट अभी हुआ था हेग नीदरलैंड में। 6ठा बिम्स्टेक समिट अभी हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। अगला वाला बांग्लादेश में होगा। और अभी जो कोप 30 का आयोजन है वो अभी नवंबर में होगा ब्राजील में। लास्ट टाइम कोप 29 का आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में। और इंटरपोल के भी गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था किसे? यूनाइटेड अरब अमीरात को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की 94वीं 94th नंबर की रामसर साइट ये कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा गोगाबील झील। तो ये बिहार के कटिहार जिले में है। गोगाबील झील इसका नाम है, जिसको अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। और अब इसे मिलाकर के टोटल रामसर साइट हमारी हो गई है भारत की कितनी? 94 हो गई है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही बिहार की 2 साइटों को रामसर सूची में शामिल किया गया था। एक तो बिहार के बक्सर जिले के गोकुल जलाशय को, और वेस्ट चंपारण जिले की उदयपुर झील को रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो अगर आप पर्टिकुलर अब बिहार से बात करोगे तो कि बिहार में अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी है, तो आंसर हो जाएगा 6। और सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है कहां पर है? तमिलनाडु में मिलेगी आपको 20। उत्तर प्रदेश में 10 है। तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, नम भूमि जिसे आप कहते हो, दलदली भूमि कह दो। तो आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, रामसर भूमियों के यानी कि दलदली भूमियों के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। अब क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। और ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को, 1982 में। अब ये रामसर और भारत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा रहा? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिलेगा राजस्थान में। और कब बने थे? 1981 में। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, 2019 में बना। सबसे छोटा रामसर स्थल ये हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका, 2005 में बना था। और उदयपुर और इंदौर ये वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने थे। उसके अलावा आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? जयश्री वेंकटेशन। और रामसर सचिवालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, तो रामसर से संबंधित की सारी बातें ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन ये कहाँ पर होगा? तो आंसर होगा ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। BWF एयर बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2025, और ये पहली बार होगा, पहला एडिशन होगा, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। कब होगा? अभी 11 से लेकर 14 दिसंबर तक होगा ये। कहाँ पर? शारजा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, ये एयर बैडमिंटन से क्या मतलब हो गया? सिंपल बैडमिंटन हम समझते हैं, लेकिन एयर बैडमिंटन, तो देखो जो नॉर्मल बैडमिंटन होता है ना, वो इंडोर गेम्स हैं एक तरह के, और एयर बैडमिंटन ये आउटडोर गेम्स है। बाहर जो भी वातावरण होगा, जैसा होगा, वहां पर इनको खेलना है। और इसे ऑर्गेनाइज करता है कौन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया, और प्रेसिडेंट अभी नई बनी थी, खुनिंग पटामा इनका नाम है, थाईलैंड से है। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी भी स्थापना होती है 1934 में ही, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी है। और थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, सूर्यरमन कप हो गया, नारंग कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताइए। साइना नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रोंज जीता। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये बना था 1934 में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 होंगे कहाँ पे? इंडिया में होंगे। और हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर है बी सुमित रेड्डी, उन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी जो सुधीरमन कप हुआ था 2025 में, सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। अभी 19वां एडिशन हुआ था, चाइना में हुआ था, उसको चाइना ने जीत लिया साउथ कोरिया को हरा के। उसके अलावा हमने देख ही लिया कि 2026 में जो अगला 30वां एडिशन होगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये भारत होस्ट करेगा। अभी जो 29 नंबर का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, पेरिस में हुआ था, इसमें टॉप पे चाइना रहा था, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने केवल एक ही ब्रोंज जीता था, और वो भी जीता था सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय म्यूजियम ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया, जिसका उद्घाटन अभी खुद मोदी जी ने किया। इस म्यूजियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रखा गया है। इस म्यूजियम को 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, और इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो उन्हीं के नाम पे अभी ये पहला भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का नाम रखा गया, जिसको लॉन्च किया गया, याद रखना, छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे मैं आपको म्यूजियम से संबंधित, संग्रहालय से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पूछे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा कहाँ पर? लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ पर खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे परिसर में। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको मिलेगा हरियाणा में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी उसके परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में। और वैदिक 3D संग्रहालय ये खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, ये कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र के वाशिम में। और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। नितिन गडकरी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे। सूचना के अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला ये कहाँ पर रखी गई? राजस्थान के ब्यावर में। कुछ और देखें प्रश्न, तो भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावना है, और ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बनाई गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बने थे अभी। और पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम ये गुजरात के वडनगर में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए INS गुलदार को डुबोएंगे। और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मौसम
विज्ञान भवन में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये आपको मिलेगा मोतिहारी बिहार में। और बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। तो म्यूजियम संग्रहालय की हमने बात की थी और उसी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चावंग कुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो हर साल 1 नवंबर को मणिपुर में चावंग कुट महोत्सव मनाया जाता है। चावंग का मतलब होता है शरद ऋतु और कुट मतलब हो गया है फसल। तो शरद ऋतु में अच्छी फसल की कामना के लिए ये त्योहार मनाया जाता है और इसे मुख्य रूप से मणिपुर की कुकी, चिन और मिजो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है और इसे कुट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। चावंग कुट बोल दो या केवल कुट फेस्टिवल बोल दो, तो आंसर होगा इसका मणिपुर। इसी तरह से एक चापचार कुट महोत्सव भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। चापचार कुट महोत्सव तो मिजोरम का हो गया, चावंग कुट महोत्सव मणिपुर का हो गया। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर अजय कुमार भल्ला हो गए, जिनके पास नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज है। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर में ही लोकटक झील आपको मिलेगी, जहाँ पर दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ के मार्शल आर्ट को थांगटा कहते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखो यहाँ से। अभी साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव मनाया गया था मणिपुर में। मणिपुर में जो मेती समुदाय से नववर्ष के रूप में मनाते हैं और इसे मणिपुरी नववर्ष भी कहते हैं। ये प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है। खोंगजोम दिवस ये मनाया जाता है यहाँ पे। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी बने थे केम्पैया सोमेश्वर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला एडिशन हुआ था कहाँ पर? दीव के घोगला में, जिसका शुभंकर क्या था? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, और इसमें टॉप पे मणिपुर रहा था। सूर्यमुखी देवी ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर थी, 2025 में इनको पद्मश्री मिला था। डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता? इसे जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था, मणिपुर ने ही जीता है, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने मिलकर के मणिपुर में भूस्खलन से प्रभावित गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग शुरू किया था। ये मणिपुर के सारे फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि संगाई फेस्टिवल हो गया। संगाई ये एक तरह का हिरन होता है जो कि मणिपुर का राज के पशु है। लाई हराओबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग महोत्सव या युशांग उत्सव हो गया, हुन थड़ो महोत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, गान नगाई उत्सव हो गया, शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, और लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव हो गया, निंगोल चक्कोबा त्योहार हो गया। ठीक है, तो इन सब का संबंध मणिपुर से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के पहले रक्षा ईवी यानी कि डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो आंसर होगा वीर ईवी। तो ये भारत की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वीर ईवी इसको नाम दिया गया। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक इंडियन टेक कंपनी है प्रवेग डायनेमिक, बंगलुरु की कंपनी है वैसे ये, और इसी ने इसको तैयार किया है। और अभी इसके आर्मी में ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं। मतलब हमारे पास डिफेंस में अभी तक एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, तो इस तरह से ये पहला होगा। और इसे स्टील्थ मिशन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जैसे कि डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। और किस कंपनी ने बनाया? बंगलुरु की एक टेक कंपनी है, प्रवेग इसका नाम है, प्रवेग डायनेमिक। और आपको बता दूं इस कंपनी से एक प्रश्न कि अभी इस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा IDEX अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। IDEX मतलब हो गया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस अवार्ड। ये अवार्ड डिफेंस सेक्टर में बेस्ट इनोवेशन के लिए दिया जाता है। तो प्रवेग डायनेमिक कंपनी स्थापना इसकी 2011 में हुई थी, बंगलुरु में है, मोटर व्हीकल बनाने का इसका काम है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2-4 प्रश्न मैं आपको और कराता हूँ। एक तो ये योजना याद रख लो, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। और इसको शुरू कब किया था? 29 सितंबर 2024 को शुरू किया था। और अभी केंद्र सरकार ने इसको 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि अभी 31 मार्च 2028 तक रहेगी।
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली एमएनसी कंपनी बनी थी सिट्रियन। और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे होता है 9 सितंबर को। रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया? तो आंसर होगा फ्लाइंग फ्ली। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया जिसका नाम शून्य है, और इसको बंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है सरला उसने बनाया। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। और वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पर शुरू करेगी? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में। और पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी की ई विटारा को एक्सपोर्ट करने के लिए अभी लॉन्च किया था। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार भी है। और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की? तो आंसर होगा ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 48। एशियन यूथ गेम्स 2025 इस बार इसका तीसरा एडिशन हुआ। ये कहाँ पर? बहरीन मनामा में 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हुए थे ये। अच्छा, इसका शुभंकर भी है। शुभंकर है शबाब, जो कि एक अरबी ऑरिक्स है, मतलब एक मध्यम आकार का एक मृग है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। और इसमें मेडल टैली में आप देख लो, पहले स्थान पे चाइना है, 63 गोल्ड है, 49 सिल्वर है, 35 ब्रोंज है, 147 मेडल के साथ। और भारत ये मेडल टैली में छठे स्थान पर आपको मिलेगा, जिसमें हमारे पास 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रोंज है, टोटल 48 मेडल है हमारे पास। ये जो एशियन यूथ गेम्स है ना, इसका पहला एडिशन हुआ था 2009 में सिंगापुर में, और फिर दूसरा एडिशन 2013 में हुआ। भाई 4-4 साल में होने चाहिए होते हैं ये, तो दूसरा एडिशन 2013 में हुआ ये चाइना में। फिर 4 साल बाद होने चाहिए थे 2017 में, फिर होने चाहिए थे 2021 में। तो 2017 और 2021 में ये नहीं हुए थे, कैंसिल हो गए थे, तो अब ये हो रहे हैं। आप कह सकते हैं उन खेलों का तीसरा संस्करण अब हो रहा है 2025 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय ये कौन सा है? तो आंसर होगा मद्रास। तो क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला कोर्ट बन गया है मद्रास हाई कोर्ट। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एन आनंद वेंकटेश, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में माना जा सकता है, इसे लाभ के लिए रखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारतीय कानून में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति माना जाता है। और वैसे है भी सही, इसे सट्टेबाजी वाला लेन देन नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि उपयोगकर्ता का निवेश क्रिप्टो करेंसी में बदल जाता है, जिसे वो रख सकता है, खरीद सकता है या बेच सकता है। इसे वर्चुअल डिजिटल संपत्ति कहा जाता है। वर्चुअल मतलब वर्चुअल करेंसी हम समझते हैं, जैसे कि एक्चुअल करेंसी जो हमारे पास होती है, जैसे आपका नोट करेंसी का नोट हो गया, सिक्का हो गया, वो एक्चुअल करेंसी होगी। और ये वर्चुअल है, ये हाथ में नहीं होती हमारे, ये कंप्यूटर में चलती है, और कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 247A के तहत इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने ऐसा ये क्यों कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने? तो ये आदेश अभी रुति कुमारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि अभी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा ये की थी भूटान ने। और इस तरह से इसने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की थी। तो ऐसा करने वाला ये पहला न्यायालय बन गया मद्रास हाईकोर्ट, ये याद रखना। और अभी क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना था? केरल हाईकोर्ट। और मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिवस से है कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 नवंबर को। तो हर साल 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसके अंदर स्थानीय
समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। या आप कह सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व ये पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। तो पहली बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे है ये 2022 में मनाया गया था। अच्छा, भारत में वर्तमान में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। और इनमें से यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कितने शामिल हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न हो गया कि यूनेस्को में कितने शामिल हैं। तो भारत की ओर से 13 हैं। और अभी 13वां लेटेस्ट बना था हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। और अगर पूछे कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा है, तो ये है नीलगिरी के पहाड़ जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले हुए हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर अगर बात करें तो ये गुजरात का कच्छ की खाड़ी है। और सबसे छोटा डिब्रू शिखोवा जो आपको असम में मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये नवंबर का हमारा दूसरा दिवस हो गया। पहला दिवस हमारा 1 नवंबर को हमने मनाया था वर्ल्ड वेगन डे के रूप में, और ये भी 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आपको याद है जो छत्तीसगढ़ है ये 1 नवंबर सन 2000 में भारत का 26वां राज्य बना था एमपी से अलग होके। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी। और अभी पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा के नए भवन का अनावरण किया है। कहाँ पे? रायपुर में। विधानसभा सीटें हैं 90। और इसी विधानसभा के आगे आप देख सकते हो फोटो में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया। बनाने में इसको टोटल लागत आई है 273 करोड़ रुपए। वैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई है। गवर्नर है रमन डेका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कुछ 2025 के प्रश्न कराऊं मैं आपको यहाँ से। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना था ये। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यहाँ शुरू होती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, तो ये न्यूज में था। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक है और छत्तीसगढ़ से हैं। और डोकरा कलाकृतियों का संबंध ये छत्तीसगढ़ से है। पीएम मोदी जी जब फ्रांस गए थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए डोकरा कलाकृतियों का उपहार लेकर गए थे। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। पॉलिमटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाएगी। उसके अलावा देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मारा है। भारत का पहला एआई केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये बालोद जिला बना था छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ये सारे हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमने रिवाइज कर लिए, स्टैटिक भी रिवाइज कर लिए। अभी हम यहाँ पे सेशन एंड करेंगे। मतलब ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी साहित्य अकादमी ने पहली बार एक लिथुआनियाई उपन्यास का हिंदी में अनुवाद जारी किया। उस उपन्यास का नाम है द लास्ट डे। और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता भारत ने पहली बार। फिडे शतरंज ट्रॉफी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? विश्वनाथन आनंद। और भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में मान्यता दी गई। किस भारतीय शहर को? लखनऊ। और रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? टेनिस। भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? ताजिकिस्तान। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहां पर लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश में। और अभी दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा की है उत्तराखंड ने। और किसने 6-7 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा dictionary.com। और आखिरी प्रश्न था वर्ल्ड वीगन डे
जो मनाया जाता है 1 नवंबर को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है, तो आंसर होगा भारत जैन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।